सही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है या नहीं दिया है मुझे नहीं पता, एक बार आप देख लीजिएगा, दिया होगा, दिया है, देखिए एनसीईआरटी में दिया है, न्यूक्लियस के नज़दीक दिया है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है। तो हमें स्टार्ट करना है गोल्गी बॉडी। अब हमने कहा ईआर का कोई भी सामान अगर पैक होगा तो उसको कौन पैक करेगा? ईआर कोई भी सामान लेके कहीं मान लीजिए दे देता है तो उसका सामान को पैक कौन करेगा, मॉडिफाइड कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। हमने कहा था ईआर ही है जो गोल्गी बॉडी बनाता है, समझ में आया ना? तो समझिएगा, हमने कहा कि अगर मैं बात करूं, दिख रहा है, अगर मैं बात करूं गोल्गी बॉडी का, अगर गोल्गी बॉडी की बात करूंगा तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी इसकी जो हुई थी 1898 में हुआ था, आया ना? 1898 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी, आया ना? इसकी डिस्कवरी किया था कैमिलियो गोल्गी ने, कैमिलियो गोल्गी ने, आया ना? कैमिलियो गोल्गी ने किया था कैट के नर्व में, कैट के नर्व में देखा था, है ना? कैट नर्व, बिल्ली जानते हैं ना, और एक आउल था उल्लू, उसमें भी उन्होंने पता किया था, उनमें रिसर्च किया था। तो मैं कह सकता हूँ डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, सीन माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। गोल्गी बॉडी को कहाँ देखा? सीन गोल्गी बॉडी इन कैट नर्व एंड आउल, एक उल्लू था उसमें उन्होंने उसको देखा था। ये सब आता होता नहीं, बस आप समझ लीजिए अपने लिए। तो डिस्कवरी हुई थी 1898 में, कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, इन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा गोल्गी बॉडी, आया ना? गोल्गी कहाँ से आया है? यहीं से आया। अब अदर नेम समझ लीजिए, अदर नेम इसका क्या क्या है? अगर मैं इसकी बात करूंगा अदर नेम का, किसकी बात करूं? अदर नेम का, ओके। थोड़ा सा मैं इसको बड़े लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं इसकी बात करूंगा अदर नेम का, तो इसका बहुत सारा नाम आप देख सकते हैं। पहला नाम है इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पहला नाम क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम। जो दूसरा नाम है इसका नाम है लिपोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है? लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया काहे बोला? क्योंकि ये रिच इन लिपिड होता है, रिच इन लिपिड, रिच इन लिपिड, इसलिए क्या बोला? लिपोकॉन्ड्रिया। फिर हमने इससे बोला डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। तो प्लांट के गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोजोम ही कहते हैं, प्लांट के गोल्गी बॉडी को क्या बोलेंगे? डिक्टियोजोम। याद रखिएगा, एनिमल की गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी कहा जाता है, प्लांट की गोल्गी बॉडी को डिक्टियोजोम कहा जाता है ना? और दूसरा डायरेक्टर ऑफ, या इसको छोड़ दीजिए, कह सकते हैं मिडिल मैन ऑफ सेल, क्या बोलेंगे? मिडिल मैन ऑफ सेल, इसको मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। मिडिल मैन ऑफ सेल का मतलब सेल के बीचों बीच होता है, इधर का सामान उधर पहुंचाता तो बीच बीच में, इसलिए क्या बोलते हैं? मिडिल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना? ये किससे बना होगा? मेडअप ऑफ, ये बना होता है टीबीसी से, मैंने आपको बताया था। ये किससे बना होगा? टीबीसी से। टी का मतलब होता है टीब्यूल, वी का मतलब विसाइकल्स, और सी का मतलब किस्टर्नी, आया? इन तीन चीज से बना होता कौन? आपका गोल्गी बॉडी। अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो दिखेगा इसमें, तो बोलेंगे गोल्गी बॉडी, जो गोल्गी बॉडी होता है प्रेजेंट इन जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जो गोल्गी बॉडी होता है वो प्रेजेंट होता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन में। इसका जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है फ्री ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या होता है? फ्री ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म के उस पार्ट में पाया जाता है जहां नजदीक नजदीक भी कोई भी ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखते हैं, उससे बोलते हैं फ्री जोन ऑफ एक्सक्लूजन।
फ्री जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि वो साइटोप्लाज्म में वहां पाया जाता है जहां पे ज्यादा सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, है ना। तो फ्री सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। वहीं आपको क्या मिलेगा, गोल्गी बॉडी मिलेगा। समझ में आना। स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है आपका स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, ये अब ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। गोल्गी बॉडी दिख रही है आपको, अरे दिख रही कि नहीं दिख रही, ये डबल नहीं हुआ, गलती हो गई इसमें। ये गोल्गी बॉडी है। अब इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस नजदीक होगा ना, तो इसको देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ क्वेश्चन पूछता है, इसको हम सिस फेस कहते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और इसको हम कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। 3 नाम है, याद रखिएगा। गोल्गी बॉडी का वह हिस्सा जो न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस इधर ही होगा, ओके, तो उसको बोलेंगे सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस। न्यूक्लियस से या ईआर से कोई भी सामान अगर पहले लेता है गोल्गी बॉडी का जो पार्ट है, उसका नाम क्या है, सिस फेस। इधर वाले पार्ट को बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता तो क्या, इसको बोलेंगे नियर टू न्यूक्लियस। ये फेस किसके नियर होता है, न्यूक्लियस की। इधर आ जाइए, ये जो फेस है आपका, इस फेस को बोलते हैं हम सिस फेस, इसको बोलेंगे ट्रांस फेस, या इसे बोलेंगे मैच्योरिंग फेस, या इसे हम बोलेंगे, दिख रहा है ये वाला, कॉनकेव फेस बोलेंगे। और एक किसके नियर होगा, नियर टू सेल मेम्ब्रेन। किसके नियर होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो डायग्राम समझ में आ गया आपको। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस किसकी तरफ होता है, क्वेश्चन आपसे करेगा बार बार। ये आपसे पूछेगा, मान लीजिए मटेरियल जा रहा है ईआर से, तो पहले गोल्गी बॉडी का कौन सा फेस लेगा, सिस फेस लेगा, उसी को फॉर्मिंग फेस कहते हैं, उसी को कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। ये ट्रांस फेस है, ये कॉन्केव फेस, और ये नियर टू सेल मेम्ब्रेन। गोल्गी बॉडी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको टिपिकल लगती हो, इसे टिपिकल क्वेश्चन बनता भी नहीं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जितना हम बता रहे उतने में से आ जाएगा आपका, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। चलिए ठीक, इसका स्नैप ले लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए अब इतनी थ्योरी समझ में आई सबको। चलिए अब इस थ्योरी के बाद हम क्या करेंगे, लीवर के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कम से कम 50, उसको बोलते हैं गोल्गी जोन। क्या बोलते हैं, गोल्गी जोन। मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं बात करूंगा किसका, लीवर का, तो लीवर के पास क्या होता है, लीवर कंटेन मेनी गोल्गी बॉडी। लीवर के पास बहुत सारे गोल्गी बॉडी होते हैं, है ना। लमसम कितने होंगे, 50। उनको ग्रुप को मिला के क्या बोलेंगे, गोल्गी जोम बोलेंगे। कहानी समझ में आया, उसे क्या बोलेंगे, गोल्गी जोम बोलेंगे। और जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है उसमें ऐसे आपक्यू, ऐसे ये जो गोल्गी अपैरेटस, इसमें जो आपका ये सिस्टर्नी है ना, ऐसे होता है भाई, ऐसे आपने देखा था ना, ऐसे करके बना होता है। जैसे हमने कहा, ये जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये वाला ये दिख रहा है ना आपको, उसी की बात करें, वो इसमें सिस्टर्नी ज्यादा होती है। तो हमने कहा कि ये डेंस जो ऑब्क्यू मटेरियल है, डेंस ऑब्क्यू, ये आप कह सकते हैं डेंस मटेरियल को क्या बोलेंगे, तो डेंस मटेरियल को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। डेंस मटेरियल कॉल्ड नोड। समझ में आया ना, वो दिक्कत। सिस्टर्नी में जो डेंस मटेरियल होते हैं, क्या आपका सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, इसमें जो डेंस आपको मटेरियल दिखता है, डेंस घना की तरह, उसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब फंक्शन पे आ जाइए, किसकी बात करेंगे, फंक्शन का। अगर फंक्शन की बात करेंगे, बहुत आसान है। ये क्या करेगा, पहला
ये बनाता फॉर्म सेल वॉल। क्या बनाएगा? सेल वॉल। उसका नाम होता फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट समझ में आया ना? ये फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है। दूसरा फॉर्म लाइसोजोम आया ना? क्या बनाता है? लाइसोजोम। मेड आल्सो बाई, इसका मतलब लाइसोजोम को, या नोट याद रखिएगा, यहां पे लिख देता हूं, जो आपका लाइसोजोम होता है मेड कलेक्टिवली, मतलब दोनों एक साथ बनाते हैं। ईआर और गोल्गी बॉडी दोनों एक साथ मिलके इसको बनाते हैं लाइसोजोम को। समझ में आया ना? तो फॉर्म लाइसोजोम हो गया, और फॉर्म टिप ऑफ स्पर्म उसे कहते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। दूसरा, ये क्या करेगा? रिसीव मटेरियल फ्रॉम सिस फेस। आया? ये मटेरियल को रिसीव करे किस फेस से? सिस फेस से। आया ना? और ट्रांसपोर्ट कहां से करेगा? ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम ट्रांसफेस। आया ना? इसका काम होता है हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल। पैक करेगा और क्या करेगा? उस डिस्पैच करेगा। आया? और डन ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब होता है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। समझ में आया ना? हेल्प इन, इसका मतलब हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अब वही लाइन लिखा होगा आपके, इसीलिए गोल्गी बॉडी हमेशा ईआर से चिपका रहता है। आपसे लिखा होगा उस लाइन में कि ईआर से हमेशा गोल्गी बॉडी चिपका रहता है। भाई काहे नहीं चिपका रहेगा? भाई उसका मटेरियल गोल्गी बॉडी ही तो लेता है ना। चिपका नहीं रहेगा, दूर रहेगा, तो उसका मटेरियल कौन लेगा? कौन पैक करेगा? समझ में आया ना? किसी को दिक्कत? तो हमने कहा लीवर के अंदर बहुत सारी गोल्गी बॉडी होती है, उसे गोल्गीजोम कहते हैं। स्टर्ना के अंदर डेंस मटेरियल होता है जिसको हम नोड कहते हैं। या तो होता नहीं ज्यादा। फंक्शन की बात करेंगे, ये सेल वॉल बनाता है, इसका नाम होता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये लाइसोजोम बनाता है, लाइसोजोम को ईआर ये दोनों मिलके बनाते हैं। ये स्पर्म के हेड को बनाता है जिसका नाम होता है एक्रोजोम। ये मटेरियल को रिसीव करेगा सिस फेस से, ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसफेस से, ये पैकेजिंग करता है और डिस्पैचिंग करता है, और डन करता है ग्लाइकोसाइडेशन। जब मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है तभी वो पैक करता है। समझ में आया ना? गोल्गी बॉडी छोटा सा होगा, एनसीईआरटी में देखिए लिखा होगा। अगर मैं बात करूंगा लाइसोजोम का, लाइसोजोम समझ में आया? देखिए लाइसोजोम की डिस्कवरी अचानक हुई थी जिसका नाम था क्रिश्चियन डी ड्यू। तो हम बोलेंगे डिस्कवर सडन। ये सडन में डिस्कवर हुआ था बाई डी ड्यू, कैसी थी इस पे लिखे DUB, या आप कह सकते हैं उसका नाम था DUBE, ड्यूब के द्वारा डिस्कवर हुआ था लाइसोजोम। समझ में आया ना? कॉल्ड एज, इनको कहते हैं कॉल्ड एज स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलेंगे। इसका मतलब ये साफ सफाई करता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलते हैं। दूसरा आप नाम रख सकते हैं सुसाइडल बैग। क्या नाम रखेंगे? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। समझ में आया ना? सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलेंगे। पहला स्कैवेंजर ऑफ सेल है, दूसरा सुसाइडल बैग ऑफ सेल। समझ में आया? कंटेन, अब आइए कहते हैं कहाँ होगा। मैं लाइसोजोम की बात करूं तो इसको सडन में डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यू ने। DUB मैंने लिखा है, डी नहीं लिखा है। और कॉल्ड एज स्कैवेंजर ऑफ सेल एंड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। समझ में आया ना? इसको हम स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलते हैं और सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको बताएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन प्लांट्स, नहीं, प्रेजेंट इन एनिमल।
प्रेजेंट इन एनिमल। अब कहेंगे सर आपने कहा ये एनिमल्स में होता है तो प्लांट में क्या होगा, आइए समझते हैं। वैक्यूल मैं लिख देता हूं, ये प्लांट में होगा। और याद रखिएगा लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है, लाइसोसोम फंक्शन, ये पॉइंट आपको जरूरी याद रखना है। जो लाइसोसोम का फंक्शन होता है डन बाय वैक्यूल, इसका मतलब लाइसोसोम का फंक्शन कौन डन कर रहा है, वैक्यूल। इन केस ऑफ प्लांट एंड फंजाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना होगा, नीट में आ सकता है क्वेश्चन। आपसे पूछेगा लाइसोसोम के इक्विवेलेंट काम प्लांट और फंजाई में कौन करता है, कौन करेगा, वैक्यूल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन बैक्टीरिया वैक्यूल इन बैक्टीरिया लाइसोसोम, बैक्टीरिया में जो लाइसोसोम का फंक्शन होता है डन बाय पेरीप्लाज्मिक स्पेस, प्रेजेंट बिटवीन, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है, तो वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसके इक्विवेलेंट काम करता है, लाइसोसोम के। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आया आपको, आया। तो ये इतनी पॉइंट हो गए आपकी इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर आगे चलूंगा लाइसोसोम के बारे में बताने के लिए, तो मैं कहूंगा कि लाइसोसोम इसका स्पेशल फीचर है लाइसोसोम, स्पेलिंग लाइसोसोम, इसकी स्पेलिंग आपकी गलत है। मैं अगर बात करूंगा इसके बाद तो मैं बोलूंगा कंटेन 50 डिफरेंट एंजाइम, कंटेन 50 डिफरेंट एंजाइम, इसके पास 50 डिफरेंट एंजाइम होता है ना। और एंजाइम वर्क, इसकी जो एंजाइम होती है वर्क एट pH 5, इसका मतलब इसके सारे एंजाइम को काम करने के लिए pH कितना चाहिए, 5 चाहिए, तभी ये काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा लाइसोसोम जो होता है इसके पास 50 डिफरेंट एंजाइम होती हैं, और जितने भी एंजाइम है सारे एंजाइम को मिला के हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज। क्या बोलेंगे, एसिड हाइड्रोलेज। और इनकी एंजाइम को काम करने के लिए लाइसोसोम के अंदर का pH 5 होना चाहिए, कितना, 5। समझ में आना। और एंजाइम का एग्जांपल कुछ बता देता हूं, एंजाइम एग्जांपल का अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए प्रोटीएज, किसी के पीछे एज लगा हो भैया वो एंजाइम है, आया, प्रोटीएज हो गया। सल्फेटेज, फास्फोटेज, कार्बोहाइड्रेटेज, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेटेज, ये सब आपके एंजाइम है, क्योंकि सबके पीछे एज लगा है, जहां पे एज लगा हो तो एंजाइम होता है। समझ में आना। तो मैंने ETC लिखा है, और नहीं लिखा है। इन सबको मिला के मैं बोलूंगा एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। इसका मतलब जो एसिड आपका हाइड्रोलेज है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एंजाइम का, और ये प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर। समझ में आना। किसी को एंजाइम के बारे में कोई डाउट, आइए समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा लाइसोसोम के टाइप का, तो लाइसोसोम के टाइप की बात करूंगा तो इसमें देखिए पहला आता है प्राइमरी लाइसोसोम, इसे हम कहते हैं स्टोरेज बॉडीज कहते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे हेट्रोफैगोसोम। क्या बोलेंगे, हेट्रोफैगोसोम। तीसरा इसको हम बोलेंगे टर्शियरी लाइसोसोम। ये होता है रेजिडुअल बॉडी होता है, क्या होता है, रेजिडुअल बॉडी इसको बोल सकते हैं। और चौथा होता है ऑटोफैगिक।
ऑटोफैगिक लाइसोसोम, इसको डाइजेस्टिव भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव लाइसोसोम। ये नाम आपको समझ में आ रहा है? तो हमने कहा लाइसोसोम अलग अलग वेरी करते हैं। इसका मतलब मैं बोलूं क्या लाइसोसोम का शेप फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है। जब वो अपना काम करने लगेगा तो उसका शेप चेंज होता जाएगा, उसका रूप बदलता जाएगा। तो मैंने कहा जब वो इनएक्टिव कंडीशन में है और उसके अंदर एंजाइम भरी पड़ी है, कुछ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल मीडियम में है, तो उसका नाम होगा प्राइमरी लाइसोसोम। और जब किसी को खाने लगा, अपना एक्शन दिखाने लगा, तो सेकेंडरी लाइसोसोम। और जब कोई चीज खाएगा तो उससे वेस्ट उसको मिलेगा ही, तो वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? टर्सरी लाइसोसोम। और जब वो अपने ही लोगों को खा रहा है, ऑटोफैगी लाइसोसोम। समझ में आना? ये अलग अलग, अभी डायग्राम से समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो इसमें किसी कोई डाउट है? एक बार आप बोलिएगा। मैंने बोला कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? ड्यूब ने, क्रिश्चियन ड्यूब ने, वो भी सडनली। ओके, कैसे किया था इसका हमें नहीं पढ़ना आता है, होता नहीं है। दूसरा, इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि ये सेल की साफ सफाई करता है। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो गई है, खराब हो रही है, तो उसको खा जाएगा एंजाइम छिड़क के। और बाहर का कोई चीज अगर सेल के अंदर है तभी उसको खा लेगा। तो सीधी सी बात है, इसलिए सुसाइडल बैग कहते हैं। ये एनिमल में होता है, लेकिन ये वाला जो है ये नीट में बहुत बेहतर आता है। पूछेगा आपसे किसमें किससे हो, तो बोलिएगा प्लांट और फंजाई में लाइसोसोम का फंक्शन किसके द्वारा करा जाता है? वैक्यूल के द्वारा। बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक किसके एक तरह फंक्शन करता है? लाइसोसोम का। समझ में आना? इधर तो आपको समझ में आया ही होगा। एंजाइम कितनी होगी? 50। पीएच क्या करेंगे? 5। स्नैप ले लीजिए फटाफट। चलिए, ये समझ में आ गया सबको? चलिए, अब एक चीज और बता देते हैं कि जो आपका लाइसोसोम होता है उसके पास हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म होता है। अब कहेंगे सर ये क्या हो गया? हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के पास होता है, तभी तो उसके अंदर एसिडिक मीडियम बन पा रहा है ना भाई। मैंने कहा सेल तो एसिडिक होता नहीं है, तो लाइसोसोम के अंदर अगर एसिडिक मीडियम बनाना है वो भी 5 तक, तो जब बाहर से हाइड्रोजन अंदर जाएगा तब तो बन पाएगा ना। हमने कहा जिसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है उसमें क्या बढ़ता है? एसिडिटी। जिसके अंदर OH की कंसंट्रेशन बढ़ती है उसके अंदर क्या बढ़ता है? बेसिक नेचर बढ़ता है, अल्कलाइन नेचर बढ़ता है। आप समझ में आया? तो हाइड्रोजन के मेम्ब्रेन के पास आपसे पूछेगा हाउ लाइसोसोम मेक एसिडिक मीडियम, या आपसे पूछेगा कैसे पीएच इसका लो है भाई, तो मैं बोलूंगा ये बाहर से हाइड्रोजन को पंप करता अपने अंदर, जिसके नाते तब इसके पीएच काम कर पाएंगे, तब इसके एंजाइम काम कर पाएंगे। आया ना? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन के लाइसोसोम के मेम्ब्रेन से हमने हाइड्रोजन हटा दिया, हमने हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म हटा दिया, तो भैया कभी एसिडिटी उसके अंदर आने वाली नहीं है, पीएच बनवा नहीं करेगा, एंजाइम काम करवा नहीं करेगा। समझ में आया ना? तो भाई ये स्पेशल फीचर लिख देता हूँ जो आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कि क्या मैं बोलूंगा लाइसोसोम कंटेन, या मैं लाइसोसोम का मेम्ब्रेन तो होगा करेगा। अरे भाई गर्लवा में आता है तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन तो रहबे करेगा। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन बोल लिखना है कि मेम्ब्रेट लिखना है? मेम्ब्रेन है क्या? हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है अपने अंदर। कितना पीएच ले जाएगा? 5। कितना? 5। अब आइए, अब यहां समझिएगा, अब कहानी थोड़ी सी। मैंने कहा ये मान लीजिए सेल है, अब ये मान लीजिए सेल है, तो अब सेल में क्या होगा? हर सेल ऑर्गेनेल नॉर्मली मौज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये कोई फॉरेन मटेरियल है जो बाहर है, तो ये सॉलिड में है। अगर लिक्विड में होता तो पिनोजोम लिखते, अब ये सॉलिड में है तो इसको हम क्या लिखेंगे? फैगोजोम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैगोजोम। अब ये मौज कर रहा है, सोच रहे इस सेल को हम क्या करें? दर्द दे दें।
अभी बैक्टीरिया सोच रहा है इस सेल को दर्द दे दे या इसे फैगोसोम बोलेंगे, ये सेल के बाहर था, अब सेल के अंदर इंटर करेगा, इसने कहा वायरस, वायरस को जीना है तो हमारे सेल के अंदर इंटर करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी सोचेगा इसके सेल के अंदर जाएंगे तभी तो मलाई को अपना पाएंगे, वैसे उसको खाना है ना कुछ भी, तो इसके अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा, तो ये फैगोजोम है। और यहाँ आपका जब जब लाइसोसोम, ये आपका क्या है, ये आपका लाइसोसोम है, इसको मान लीजिए ऐसे बना है ये, तो इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये क्या है, मैं इसके बारे में लिख दूं प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। और इसके पास क्या होगा, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके पास क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। कहानी समझ में आया। अब मैंने कहा ये अंदर आ गया, जब ये अंदर आएगा तो लाइसोसोम इसको देख के घबराएगा कि नहीं घबराएगा, सीधा इससे क्या हो जाएगा, अब ये इससे लाइसोसोम आपका चिपक जाएगा। अब ये चिपक गया, अब मैं बोलूं यहाँ किसका कॉम्बिनेशन हुआ है, प्राइमरी लाइसोसोम आपका किसके साथ चिपका हुआ है, फैगोजोम के साथ। जब वो फैगोजोम के साथ कंबाइन करा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोजोम। और ये सेल के अंदर का मटेरियल नहीं था, सेल के बाहर का था, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोजोम। जो बाहर से सेल के अंदर आ रहा है हेट्रो, जो अंदर है सेल के वो आटो। ये आटो सेल ऑर्गेनेल है, ये बाहर का, ये आटो मटेरियल है अंदर का, ये बाहर का, तो इसके इसीलिए हम इसको लगा रहे हैं हेट्रो। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, दूसरा नाम हेट्रोफैगोजोम। तो आप आपसे पूछा जाए हेट्रोफैगोजोम कब बनता है, जब फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आता है और प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ कंबाइन करते तो क्या बनता है, हेट्रोफैगोजोम। अब इसमें क्या होगा भाई, इसके अंदर अपना एंजाइम छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, इसको निकल जाएगा अंदर अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम। उसके बाद क्या होगा, उसको खा जाएगा, उसके बाद उसका वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, इस सेल के किनारे जाएगा, ऐसे भ्रष्ट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा। कहानी समझ में आया। तो टर्शियरी लाइसोसोम क्या होता है, ये इसको क्या करेगा, ये क्या अपन अंदर स्टोर करेगा, स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ फैगोजोम। मार देगा तो स्टोर करना पड़ेगा, फिर इसको जाके छोड़ेगा। आया। अब इधर देख लीजिए, अब ये मान लीजिए ये सेल ऑर्गेनेल है, ये काम करते करते बुढ़ी हो गई, तो ये लाइसोसोम को इसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएगा तो इसे भरती जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो अब ये हो गया आपका ऑटोफैगोजोम। क्या हो गया, ऑटोफैगोजोम। तो मैं कह सकता हूं ऑटोफैगोजोम का मतलब क्या होता है कि जब आपका लाइसोसोम बाहर के मटेरियल को निगलता है या मारने की कोशिश करता है तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफैगोजोम। और जो सेल के अंदर के मटेरियल को मारने की कोशिश करेगा तो ऑटोफैगोजोम। समझ में आया ना। ओके। अब इसका भी ऐसे रेजिडुअल आएगा, फिर क्या करेगा, ऐसे ले जाएगा, स्टोर करेगा, फिर क्या करेगा, ऐसे वो बाहर रिलीज करेगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। क्या इसमें हर सबका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं, आप सिंपली याद कर सकते हैं। मैंने कहा लाइसोसोम भैया जब न्यूट्रल है तो प्राइमरी लाइसोसोम, किसी से चिपक गया चाहे अंदर चाहे बाहर, अगर बाहर चिपका तो हेट्रोफैगोजोम, अंदर चिपका तो ऑटोफैगोजोम। दोनों का वेस्ट मटेरियल तो उसके अंदर आएगा ही। लाइसोसोम को किसी को भी मारना होता है, इसीलिए इसके अंदर 50 डिफरेंट एंजाइम होता है, क्योंकि एक एंजाइम से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सबको मारने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। आया ना। तो जब अलग अलग एंजाइम चाहिए इसलिए अलग अलग एंजाइम होता है। तो किसी को भी इसको मारना होता है तो पहले अपने एंजाइम को उसके ऊपर उड़ेल देता है, जब उड़ेलेगा तो उनका साइज छोटा हो जाता है। आया ना। सबने कहा कोई झिल्ली हो, झिल्ली जानते हैं, पॉलिथीन हो, उसके ऊपर आप खोलता हुआ तेल डाल दिया तो इसे सुखड़ जाएगा आराम से। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है, साइज छोटी हो जाएगी, जब छोटी हो जाएगी तो अपना निकल के जाके बाहर कर देगा। समझ में आना। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोसोम जो होता है इसको हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं नोट पॉइंट करके, लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। स्पेलिंग सही है, बिकॉज इट engulf foreign material and old cell organelle।
विद इन सेल, विद इन सेल, इसलिए हम कहते हैं इसको सुसाइडल फैक्ट। उसके बाद क्या करता है, वार्न आउट कर देता। वार्न आउट का मतलब सफाया कर देगा, भैया तुम साफ करो सेल को। आया, इसे क्लिक कर लीजिए, स्टेप बनाइए। समझ में आ गया। अब फंक्शन देख लेते हैं इसका, हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, अब देखिए इसका फंक्शन बहुत ही आसान है। आप अगर लाइसोसोम का फंक्शन की बात करोगे तो बहुत ही आसान है। आप कहेंगे फंक्शन पहला ऑटोफेगिक। ऑटोफेगिक मतलब ईट ओल्ड सेल ऑर्गेनेल, हो गया। दूसरा हेट्रोफेगिक। हेट्रोफेगिक तो क्या बोलेंगे, ईट फॉरेन, कहो ओ बहुत खतरनाक होती चटनियाँ आ गई। इनका थपड़ा मारे बाहर आ गिर जाएंगे। ईट फॉरेन मटेरियल आ गया। नेक्स्ट एक होता ओस्टियोक्लास्ट। हाँ तो मैं लिखूंगा जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम डिग्रेड है ना, अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन, अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। तो बोन का जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको ये डिग्रेड कर देता है। कौन, लाइसोसोम, उसको बोलते हैं बाबू, उसका नाम होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट एक सेल होता है जो लाइसोसोम, इसके अंदर भी लाइसोसोम होगा ना। जैसे मैंने कहा किसी भी बोन में एक्स्ट्रा पार्ट आ गए जिसको क्या करना है, हटाना है, वो सही नहीं, तो यही करेगा कौन, लाइसोसोम ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। एक होता है कैथेप्सिन। तो कैथेप्सिन जो होता है, कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम डिग्रेड, कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम डिग्रेड टेल ऑफ टैडपोल, टेल ऑफ टैडपोल ड्यूरिंग मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस का मतलब होता है जब कोई एडल्टहुड में कन्वर्ट होने जाता है, बड़ा होने जाता है। तो अपने मेढक का नाम सुना होगा, मेढक के पास पहले टिल रहती है, पूंछ रहती है, तो आपको वो मछली लगता है, मछली। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका कैथेप्सिन जो होता है उसकी पूंछ को काट देता है, तो किस में कन्वर्ट होता है, एडल्टहुड में। तो अगर उसके पास कैथेप्सिन ना होगा, तो जब कैथेप्सिन नहीं रहेगा तो उसका पूंछ कभी कटेगा नहीं, वो पूंछ लेकर हमेशा घूमता रहेगा। आया समझ में। ये था आपका किसका फंक्शन, लाइसोसोम, यही मेन इसका फंक्शन। किसी कोई डाउट, समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया, चलिए ठीक। अब क्या स्टार्ट करेंगे, वैक्यूल। क्या स्टार्ट करेंगे, वैक्यूल, ले लीजिए। ये फंक्शन समझ में आ गया तो आप सीधी कह सकते हैं ओल्ड सेल ऑर्गेनेल को खाने पीने वाला कौन, लाइसोसोम। बाहर के मटेरियल को खाने पीने वाला कौन, लाइसोसोम। अनवांटेड पार्ट बोन का हटाने वाला कौन, लाइसोसोम। और टेल, टैडपोल का टेल को हटाने वाला कौन, लाइसोसोम। आसान है, इतना फंक्शन याद हो गया आपको। चलिए अगर हम बात करेंगे वैक्यूल का, इसी बात करेंगे वैक्यूल का। तो अगर वैक्यूल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे लार्ज इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में बड़ा होता है। स्मॉल आर अब्सेंट इन एनिमल सेल,
ये एनिमल सेल में स्मॉल होगा या तो एब्सेंट होगा, है ना। दूसरा ऑक्युपाई करता है, ये ऑक्युपाई 90% स्पेस ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया ना। अगर इसकी हम बात करेंगे कंटेन, इसके पास होता है सेल शेप, क्या होता है सेल शेप, कंटेन सेल शेप, और सेल शेप के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, समझ में आया ना। तो इसके पास सेल शेप होता है, उसे बोलते हैं वाटर। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वैक्यूल है, तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एसपीएम। क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सेल शेप। तो हम बोलेंगे वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा उसे सेल शेप कहते हैं। सेल शेप में क्या होगा, आपका वाटर होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जो क्या होता है, विच नॉट यूजफुल फॉर सेल, नॉट यूजफुल फॉर सेल। अब सही में आया ना। मैंने कहा भाई कहानी तो चल रही थी न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, कुछ ईआर का होगा। भाई ईआर को जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो ईआर को जब ईआर अपना रिस्पायरेशन करता होगा तो भी कुछ वेस्ट छोड़ता होगा, तो सारा वेस्ट उधर से निकल के गर्लवा से लास्ट में किसको मिलता है, वाको, जिसका नाम होता है वैक्यूल। अभी उसको लेके बाहर जाता है। टाइप की बात करेंगे, इसका मेन काम क्या है वैक्यूल का, यही याद रखिएगा, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि वाटर का और आयन का कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, वाटर के आयन की कंसंट्रेशन जो रेगुलेट करे उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। भाई वाटर का कंसंट्रेशन कैसे रेगुलेट कर रहा है, जब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेके जाएगा तब तो मेंटेन कर पाएगा ना, कैसे कर लेगा। दूसरा वैक्यूल मॉडिफिकेशन, अगर वैक्यूल का मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक टर्म था जिसका नाम था अमीबा। अमीबा के अंदर ये जो वैक्यूल होता है एक्ट एज टेम्पोरेरी स्टमच, टेम्पोरेरी स्टमच। तो वैक्यूल अमीबा के अंदर टेम्पोरेरी स्टमच का काम करता है, तो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। आया ना, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, टाइप की बात कर लेंगे। वैक्यूल का टाइप देख लीजिए, पहले का नाम होगा सैप वैक्यूल, ये सारे प्लांट में नॉर्मली पाया जाता है मोस्ट। दूसरा होगा गैस वैक्यूल, तो जो गैस वैक्यूल होता है इसका काम होता है बायोन्सी देना, ये आपका मिलेगा किसमें, बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में। आया समझ में। तो गैस वैक्यूल बायोन्सी देता है, इसका मतलब पानी पे रहने की क्षमता देता है। और फूड वैक्यूल होता है आपका, फूड वैक्यूल आपको बताया था अमीबा मिलेगा। और एक होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल जो आपका वैक्यूल होता है ये आपका पैरामीशियम में मिल जाता है। इसका मतलब ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है। इतना अगर आपने वैक्यूल के बारे में पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन कहीं बचने वाला नीट में नहीं है। छोटी सी टॉपिक है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर टॉपिक है। और एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनाना है, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनाना है, 4 से 3 आता है या तो कभी कभी 2 आ जाता है। तो इससे बेहतर भी कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन लाजमी है बनना, आया ना। जैसे हमने कहा था जिसके पास औकात होती है उसी की इज्जत होती है। बाकी किनारे वाले जो छटपटाते हैं उनको सब लोग लिप, जैसे हमने कहा आप बड़े आदमी बन गए हैं, तो जैसे हमने कहा आप शाहरुख खान के पास जाएंगे तो हर आदमी को तवज्जो नहीं देगा, आप सेल्फी भी ले लेंगे तो आपको तवज्जो नहीं मिलेगी, लेकिन जो उसके जैसा होगा उसको तवज्जो देगा। समझ में आया कि नहीं आया, कहानी समझ में आया ना। तो हर चीज का एक अहमियत होती है। तो हमने कहा चैप्टर से क्वेश्चन से वही उठेंगे जिसकी ज्यादातर क्या होती है, वजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन देख लीजिए। अब जो टीचर पेपर, मुझे पेपर दिया जाएगा तो मैं वैक्यूल पहले छूंगा ना, वैक्यूल में ही छूंगा, मैं पहले ये छूंगा। टीचर ये सोचेगा कि कहाँ से क्वेश्चन 4 साल से आया है, 4 साल से कहाँ से नहीं बना है। हो सकता है अगर मैं नए के हाथ में लगे तो फिर से अपने मन से उठा के वो दे देगा।
आप समझ में आया? वो पता करेगा कितना क्वेश्चन आया है, कितना देना है। आप समझ में आया ना? तो इसीलिए अब इसको मैं पीएचडी करा दूं, क्या मतलब है भाई? आपका कोर्स बढ़ेगा ना, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना है। अब क्या स्टार्ट होगा? मक्खन। क्या? मक्खन।